नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम लाइव में। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवन शर्मा। न्यूज रूम लाइव में बात होगी देश और दुनिया से जुड़ी हर एक खबर की। हर बड़ी खबर और छोटी खबर भी होगी, सियासत समाज से जुड़ी हर बारीकी से खबर आपको बताएंगे और साथ ही साथ समझाएंगे अपने संवाददाताओं के जरिए, अपने एक्सपर्ट्स के जरिए भी। शुरुआत आज न्यूज रूम लाइव की होगी कुछ अहम और मुख्य खबरों के साथ। उसमें से आज की पहली बड़ी खबर रहने वाली है, कल 28 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में आज सर्वदलीय बैठकें भी होनी है और साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी ये पूरा प्लान तैयार करेंगे कि आखिर बजट सत्र में कैसे उतरना है और किन मुद्दों को पटल पर रखना है। बिल्कुल, इसी बीच बात होगी पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर एक अग्निकांड हुआ है जिसमें कि 8 मजदूरों की मौत हो गई है। किन कारणों की वजह से ये अग्निकांड हुआ है और क्या कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपको बताएंगे। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में कई सारे लोग भी मौजूद रहे। आपको बताना चाहेंगे आज भी वो दौरे पर रहेंगे और कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी गोरखपुर में होने वाला है। बिल्कुल, इसी बीच बात होगी उत्तर प्रदेश को लेकर, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है अपने पद से। क्या कुछ कारण है वो भी आपको विस्तार से बताएं। साथ ही बात होगी यूजीसी को लेकर, क्योंकि यूजीसी कानून लागू हुआ है, इसमें विरोध जारी है और स्वर्ण समाज के लोगों ने इस पर बड़े पैमाने पर विरोध करना शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पर भी यूजीसी रोल बैक जो है वो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। यूजीसी को लेकर पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत फिलहाल आज की मुख्य खबर से, बड़ी खबर से, क्योंकि कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। यानी 28 जनवरी से यह बजट सत्र की शुरुआत होगी और इस बजट सत्र में सबसे अहम बजट को लेकर भी सबकी नजरें बनी होंगी, क्योंकि 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। आम बजट पेश होगा तो आम बजट में क्या किस चीजें रहेंगी उस पर फोकस रहने वाला है। बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है। इस सर्वदलीय बैठक में 35 से ज्यादा पार्टियों के सांसद शामिल होंगे, लेकिन कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक मात्र एक औपचारिकता होती है और इस बैठक में जिन जिन विषयों पर बातचीत होती है वो असल में उस तरह से फॉलो नहीं हो पाता। संसद में या पटल पर तमाम जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनका एक अपना एजेंडा होता है और सरकार एक अपने उद्देश्य के साथ पटल पर उतरती है। ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प है कि 2026 का जो पहला सत्र है वो कितना महत्वपूर्ण और कितना प्रोडक्टिव आने वाले समय में रहने वाला है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि कल 28 जनवरी है और 28 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। बजट सत्र से ठीक पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी और आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र से ठीक पहले सरकार ने विधायी और अन्य एजेंडों पर चर्चा करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी और होने वाली इस मीटिंग के अंदर संसद भवन एनेक्सी के मेन कमेटी रूम में ये बैठक होगी, जिसमें 35 से अधिक पार्टियों के सांसद शामिल हो सकते हैं। बजट सत्र की शुरुआत कल यानी कि 28 जनवरी को होने वाली है और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगी। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से अपना बजट पेश किया जाएगा और सभी की नजरें इस बजट पर रहेंगी और यूनियन बजट के बाद ही तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बजट भी पेश होंगे, लेकिन सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश जो है इसी यूनियन बजट पर उनकी नजर है और राज्यों के बजट इन्हीं पर टिके नजर आएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 28 जनवरी और 1 फरवरी को कोई शून्यकाल नहीं होगा। 2026 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट होगा। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। पहली बार कोई महिला वित्त मंत्री जो है अपना 9वां बजट पेश करती नजर आएंगी और इसी बीच में वित्त मंत्री 7.4% विकास दर और अनिश्चित जियोपॉलिटिक्स के बीच में 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करने वाली है और ये मोदी 3.0, क्योंकि 2014 के बाद ये तीसरी सरकार मोदी सरकार की देखने को मिल रही है और तीसरा पूर्ण बजट ये एनडीए की सरकार की तरफ से रखा जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है, निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं 9वां बजट अपना सामने रखेंगे, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, देखिए मोदी 3.0 में पहला बजट आज ये आने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करें तो कंसिस्टेंटली उन्होंने पिछले कई सालों से बजट को पेश किया है। 9वां बजट वो पेश करके रिकॉर्ड बनाएंगे। उससे पहले अरुण जेटली ने या उसके अलावा प्रणब मुखर्जी ने, पी चिदम्बरम ने भी कई बार बजट पेश किया है और वित्त मंत्री 7.4% विकास दर और अनिश्चित जियो पॉलिटिक्स के बीच 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करने वाली है। हाल ही में जो बहुत बड़े पैमाने पर भारत को लेकर यह आंकड़ा जारी किया गया था और बताया गया है
कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और अगर भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तो ऐसे में बजट का आधारभूत क्या होगा, बजट की रूपरेखा क्या होगी, बजट का प्रारूप क्या होगा, इसका ढांचा क्या होगा और आने वाले 1 साल तक किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बजट पेश किया जाएगा। और सबसे अहम बात, इस बार बजट इसलिए भी डिफरेंट होने वाला है, इस बार अलग होने वाला है क्योंकि टैरिफ का दबाव भी भारत पर है, भारत की इकोनॉमी पर है। तो क्या टैरिफ के दबाव के बीच इस बजट में कोई बदलाव देखने को मिल सकते हैं? ताबिश कमाल है हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर। ताबिश, बजट का इंतजार भी है और कल से फिलहाल बजट सत्र की शुरुआत भी हो रही है, आज सर्वदलीय बैठक भी होनी है, तो क्या कुछ प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, और किन मुद्दों को बजट सत्र में रखा जाना है? शीतल, देखिए, आज कुछ ही देर के बाद अभी 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक शुरू होने वाली है। लगभग 35 जो सांसद हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं, वो सब इस बैठक में शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो विधायी कार्य है, यानी जो कानूनी प्रावधान है, उनको सुनिश्चित करना है। साथ ही सत्र में उठाने वाले जो प्रमुख मुद्दे हैं, उनका प्रबंधन किस तरह से करना है, किन पर क्या चर्चा करनी है और विपक्ष किन मुद्दों पर चर्चा चाहता है। इससे पहले संसदीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू विपक्ष के तमाम सांसदों से मुलाकात करेंगे और बातचीत की जाएगी। हालांकि कल से बजट शुरू हो रहा है और 2 अप्रैल तक चलने वाले इस बजट सत्र का जो पहला चरण है वो 13 फरवरी तक होगा। वहीं दूसरा जो चरण होगा वो 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट में लगभग 30 बैठकें होंगी, जिसमें केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। हालांकि सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों को कल संबोधित करेंगी। औपचारिक उद्घाटन होगा। वहीं दूसरी तरफ बजट में कई सारे ऐसे बिल हैं जो लामबंद हैं, जो पिछले कई सत्र से लटके हुए नजर आ रहे हैं और उन पर मुझे लगता है कि हो सकता है कि चर्चा हो। जिसमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है, जिस पर हमें उम्मीद है कि इस पर चर्चा हो सकती है। दूसरी तरफ जहां एक तरफ सरकार अपनी तैयारी कर रही है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक बुलाई है, वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक है उसको भी आज बुलाया गया है। ये बैठक जो है सोनिया गांधी जो है जो सीपीपी चेयरपर्सन है उनके आवास पर रखी गई है। इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर बजट के दौरान चर्चा करना चाहती है। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों ने हमें ये बताया है कि कांग्रेस मनरेगा, जो सबसे मुख्य मुद्दा है मनरेगा, उस पर आवाज उठाती हुई नजर आएगी। वहीं गवर्नर की भूमिका, जैसे कि आप सपोज कीजिए जम्मू कश्मीर में जिस तरह से गवर्नर को लेकर के लगातार आरोप लगते रहे, तो गवर्नर की भूमिका, एसआईआर का मुद्दा बहुत मुख्य है, जिस पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, पलायन, ये जैसे मुद्दे हैं, रोजगार जैसे मुद्दे हैं, इन सब पर कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बार का बजट सत्र, क्योंकि जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है, जाहिर सी बात है कि चुनावी राज्यों पर ज्यादा फोकस रहेगा, तो सरकार चुनावी राज्यों को भी साथ लेकर के चलेगी। शीतल, बिल्कुल ताबिश, एक सवाल करना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा नज़रें अगर जनता की रहती है या फिर उम्मीद अगर जनता को होती है वो टैक्स रिलीफ को लेकर रहती है, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन का मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को किस तरीके से बैलेंस क्रिएट कर जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर एनडीए की सरकार है वो चलती नजर आएगी 2026 में? देखिए, बजट से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर ऐसा लगता है कि संभावित ऐलान हो सकते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। टीडीएस जो श्रेणियां हैं उन को कम दरों में स्लैब में तर्कसंगत बनाया जा सकता है। टीडीएस महत्वपूर्ण मुद्दा है। कस्टम रिमीज में बदलाव की कम दरें हो सकती हैं। विदेशों में जो फंड है, जो 1.53 लाख करोड़ रुपए का अनलॉक करने के लिए, माफी योजना और व्यापार को आसान बनाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाएं सरल हो सकती हैं। वित्तीय वर्ष जो अब शुरू हो रहा है 2026-27, उसमें जीडीपी अनुपात दर जो है उसको कम करने पर फोकस रहेगा। जियो पॉलिसी और दुनिया में बढ़ते हुए तनाव को देखने के लिए रक्षा का जो खर्च है उसको बढ़ाया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश की जाएगी, उसको लागू किया जा सकता है। 16वें वेतन आयोग में सिफारिश और राज्यों के अनुसार करों का जो है आदान हो सकता है। एमएसएमई यानी लघु उद्योग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार नए टैरिफ का ऐलान कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में लिथियम का पूरा भंडार मिला, तो उस पर सरकार खनिज फंडिंग पर भी कुछ नया ऐलान कर सकती है। टैक्स में रिलीफ दे सकती है। होम लोन सस्ता किया जा सकता है।
ये बहुत सारे प्रावधान हैं जिन पर इस बार सरकार फोकस कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिश, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए और ये बात बताने के लिए। लेकिन बजट सत्र कल से शुरू होना है और उसके बाद 1 फरवरी को बजट भी पेश किया जाना है। बिल्कुल, अब बात की जाएगी पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां पर एक दुखद समाचार पश्चिम बंगाल से सामने आया। 2 गोदामों के अंदर आग लगी और इन 2 गोदामों में आग लगने की वजह से अभी तक 8 मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा दुखद है और 4 मजदूरों ने भागकर जान बचाई है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में 2 गोदामों के अंदर आग लगी, जिसकी वजह से 8 मजदूर जो हैं वो जिंदा जलकर राख हो गए। अभी फिलहाल आपको बता दें कि कई मजदूर लापता भी बताए जा रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस की टीमें और बाकी की जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो मौके पर पहुंची। तो ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सुबह की और रात की तस्वीरें हैं। देर रात ये हादसा पेश आया और ये गोदाम थे। एक गोदाम में आग लगने की वजह से ये आग ने तूल पकड़ा, दूसरे गोदाम तक ये आग फैली और कई मजदूर लापता हो गए। 4 मजदूरों ने अपनी भागकर जान बचाई और दमकल विभाग भी मौके पर मौजूद है। बिल्कुल, 12 गाड़ियों ने करीब 7 घंटे का समय लगाया, उसके बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन दुखद ये है कि 8 मजदूरों की मौत हुई है। कई लोग अभी भी आशंका है कि उसमें फंसे हो सकते हैं। ये सारे मजदूर कर्मचारी वहां पर मौजूद थे। आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं है, आग की वजह, आग के कारण क्या है। लेकिन आग लगने के बाद जो माहौल वहां पर बना वो बहुत दुखद माहौल था। तस्वीरें आपके सामने, सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है और अभी भी कई मजदूर वहां पर लापता चल रहे हैं, जो दुखद है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जाए, जो भी अभी तक जिनकी तलाशी हो रही है। इस दौरान 5 और शव बरामद किए गए हैं, यानी कुल मिलाकर अब 8 आंकड़ा हो चुका है। और बायरीपुर पुलिस जिला एसपी शुभेंदु कुमार ने बताया कि सभी शव इतनी पूरी तरह झुलसे हैं कि पहचान कर पाना संभव नहीं है। आसानी से पहचान करने में देरी लग रही है, क्योंकि जब आग लगती है तो उसके बाद बचने का मौका नहीं मिलता, और बचने का मौका नहीं मिलता तो एकदम से जो शव हैं वो पूरी तरीके से जल जाते हैं। एक और दुखद खबर है। खबर दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे की है, जहां पर एक्सप्रेसवे पर ट्रक में कार घुसी है और सड़क हादसे में 4 की मौत अभी तक दर्ज की गई है। महाकाल के दर्शन नोएडा लौट रहे थे दर्शन करके, और श्रद्धालु मरने वाले सभी नोएडा के रहने वाले बताए गए हैं, जिसमें 4 की मौत हुई है। यह हादसा हुआ दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। आगे चल रहे ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार कार घुस गई, क्योंकि रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि नियंत्रण से बाहर हो गई, और नियंत्रण से बाहर हो गई तो सीधे आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। ट्रक में घुसने के बाद 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। ट्रक में कार पूरी तरह फंस गई। बहुत ही भयानक और भीषण हादसा। इसकी वजह से करीब 8 किलोमीटर तक ट्रक के साथ कार घिसटती चली गई। 8 किलोमीटर, आप अंदाजा लगाइए कि कितना लंबा रास्ता है, और गाड़ी में शव भी फंस गए। उन्हें निकालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब तक देर हो चुकी थी, और 4 लोगों की इसमें मौत हुई है। हादसा पापड़दा इलाके में एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 193 के पास सुबह करीब 5:30 बजे बताया गया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 5:30 बजे ये पूरा हादसा हुआ। मरने वाले सभी नोएडा के रहने वाले थे। नांगल राजा वृतान दौसा के डीएसपी दीपक मीना ने ये भी पुष्टि की है कि कार में 5 श्रद्धालु सवार थे। सभी उज्जैन महाकाल के दर्शन कर वापस नोएडा अपने घर की ओर रवाना हो रहे थे, और इनकी जो आइडेंटिटी है, जो इनकी पहचान है, वो भी हो गई है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले राहुल गुप्ता, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, पारस अग्रवाल, उनकी भी उम्र 35 वर्ष है। जो तीसरा व्यक्ति है जिनकी की मृत्यु हुई है, उनका नाम प्रिंस गुप्ता बताया जा रहा है। 23 वर्ष, मात्र 23 वर्ष इनकी उम्र थी। और चौथा व्यक्ति जिसने अपनी जान गंवाई है वो विक्रम सिंह है, जिनकी उम्र 30 साल है। कार की सबसे पीछे की सीट पर बैठे बृजमोहन गुप्ता को मामूली चोटें आई हैं, यानी कि 5 लोग एक गाड़ी में सवार, 5 में से मात्र 1 व्यक्ति बृजमोहन जो है वो बच पाए हैं। बाकी 4 जो व्यक्ति हैं, जो 4 लोग हैं, उनकी इस हादसे के अंदर मृत्यु हो गई है। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामला भी दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच की जा रही है कि आखिरकार इस हादसे के कारण क्या कुछ है। हमारे साथ प्रवींद्र लोधी, हमारे संवाददाता, ज्वाइन कर चुके हैं। प्रवींद्र, आपसे जानना चाहूंगी किन परिस्थितियों के अंदर ये हादसा हुआ, पुलिस किस तरीके से जांच में जुटी है? जी बिल्कुल, देखिए नोएडा में जो बेहद दुखद हादसा देखने को मिला है, उस हादसे का जो कारण है वो तेज रफ्तार बताया जा रहा है। तेज रफ्तार
जो प्रथम दृश्य निकल करके आया, वो तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर ये हादसा हुआ है और इसमें से करीब 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें से एक व्यक्ति ही जीवित बचे हैं। तो कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ जो शव थे उनको पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया है और इसकी प्रारंभिक जांच में की जा रही है। लगातार जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और लगातार शवों को कब्जे में लेकर जो आगे की कार्रवाई है जी वो की जा रही है जी। बिल्कुल, लेकिन प्रवीण, अभी हम एक हादसा नहीं भूल पाए थे नोएडा में, और एक और हादसा सामने आया जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। सभी एक ही परिवार से हैं या अलग अलग परिवारों से ताल्लुक रखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक ही परिवार से जुड़े हुए सारे लोग बताए जा रहे हैं और ये बेहद दुखद हादसा है। इस हादसे के बाद जो परिवार के लोग हैं उनमें कोहराम मचा हुआ है। इस हादसे पर जो हमने परिवार के लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो इतना दुखद हादसा देखने को मिला है, इसके बाद से लगातार जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं वहां पर रोष भी देखने को मिला है। लेकिन जो तेज रफ्तार का कहर एक बार यहाँ पर देखने को मिला है, जिसके कारण जो 4 लोग काल के काल में समा गए हैं। हादसा बड़ा दुखद बताया जा रहा है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच ये दुखद समाचार था, लेकिन इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहां पर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर लगाया गया। और जनता दर्शन कार्यक्रम जो है अक्सर यहाँ पर देखने को मिलता है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, लोगों की फरियादें सुनते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएं जिनसे वो जूझ रहे हैं, जो समस्याएं लोकल्स को आ रही हैं, जो लोगों को पेश आ रही हैं, उन्हें सुना जाता है और कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया जाता है। घबराइए मत, हर समस्या का समाधान होगा, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो यानी कि आज मंगलवार का दिन है। सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन में जनता दरबार आयोजित किया गया और इसके अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश भी दिए और कुछ एक समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए कई सारे लोग कुर्सियों पर बैठाए गए और वहां तक खुद मुख्यमंत्री पहुंचे और चलते गए, एक एक की समस्याएं सुनी, जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। और गोरखपुर जब भी वो जाते हैं तो इस तरह की समस्याओं को जरूर वहां पर सुना जाता है। प्रोटोकॉल को ताक पे रखकर इस समस्याओं को सुना जाता है और उनके साथ कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद होते हैं जो क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी हैं, और तुरंत उन्हें वो कागजात दिए जाते हैं ताकि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो और उनका समाधान किया जाए। ज़्यादातर महिलाएं भी इन समस्याओं में देखी जाती हैं, चाहे वो ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला हो, पैसे से जुड़ा हुआ मामला हो, बंटवारे से जुड़ा हुआ मामला हो या घरेलू मामला हो। कई सारे ऐसे मामले होते हैं जिनका त्वरित समाधान नहीं मिलता। लोग दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, लोग पुलिस स्टेशन का चक्कर काटते हैं, कई चक्कर काटते रह जाते हैं, कई कोर्ट तक पहुंचते हैं, तारीख पे तारीख भी लगती है, लेकिन उनका समाधान जल्दी नहीं होता। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधा प्रत्यक्ष रूप से लोगों से मिलना, उनके साथ 1 to 1 बात करना और उस बात के बाद उसी समय लोगों को या जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देशित करना कि आप जाइए और जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को हल कीजिए, चाहे जो भी समस्या हो, जिस भी क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्या हो। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होता है। फयाज अहमद हैं संवाददाता गोरखपुर से इस वक्त फोन लाइन पर। फयाज, ये पहली बार नहीं बल्कि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ इस इलाके में पहुंचते हैं तो समस्याओं को सुना जाता है, और सिर्फ न समस्याओं को सुना जाता है, त्वरित समाधान भी होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे धैर्य और पूरे संयम, पूरी शालीनता के साथ इन समस्याओं को सुना जाता है। जी बिल्कुल सर, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर आते हैं तो जनता दरबार जरूर लगाते हैं और दूर दराज से बड़ी संख्या में जो फरियादी इस उम्मीद के साथ आते हैं कि जब उन्हें कोई कहीं न्याय नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचते हैं और जनता दरबार में पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी समस्याओं को रखते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जो है जो फरियादी बैठे रहते हैं उनके पास, उनके फरियादी के पास वो खुद जाते हैं, उनके प्रार्थना पत्रों को लेते हैं और मौके पर जो मौजूद अधिकारी होते हैं उन्हें निस्तारण करने का निर्देश देते हैं। और बहुत से मामले में जनता दरबार ने इलाज से संबंधित, जमीन से संबंधित या पुलिस के शिकायत संबंधित जो भी मामले होते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ उसका जो है त्वरित निस्तारण करने का निर्देश देते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं आज जो ओवरब्रिज का जो निर्माण हो रहा है उसका भी सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे।
बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं फयाज। कई सारे लोगों को वहां पर वो त्वरित समाधान करते हैं। एक बहुत बड़ा संदेश भी पूरे प्रदेश में जाता है कि एक मुख्यमंत्री जिसका एक समय एक क्षेत्र रहा हो, उस क्षेत्र में जाकर उन लोगों की समस्याएं भी सुनता है। तो ऐसे में सामान्य रूप से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे प्रदेश में जाता है। जी बिल्कुल, जब सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर सांसद थे तब भी जनता दरबार लगाते थे, और आज जो है प्रदेश की कमान उनके साथ लगातार 2017 से जब वो मुख्यमंत्री हुए, लगातार जनता दरबार लगाते हैं, और लखनऊ में भी जनता दरबार लगाया था। लेकिन गोरखपुर में जो जनता दरबार का एक अलग ही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने घर में होते हैं, मंदिर में होते हैं, मठ में रहते हैं, तो ऐसे में लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है अपनी फरियाद लेकर पहुंचते, उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उसका निस्तारण भी होता है। जी शुक्रिया आपका फयाज, ये तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही रहेंगे और वहां पर कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी होना है। आगे बढ़ते हैं, बात यूपी की, जहां पर इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट सस्पेंड हुए हैं। और मामला क्या है? मामला जुड़ा हुआ है अवमुक्तेश्वरानंद के अपमान से जुड़ा हुआ बयान उन्होंने दिया था, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि यूजीसी का विरोध हो रहा है और इसका विरोध होना चाहिए। अपमान में इस्तीफा दिया था। कमिश्नर को मामले की सौंपी गई जांच। कि आखिर मामला क्या है? अग्निहोत्री को सस्पेंड करके शामली अटैच किया गया है। अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी का भी मुद्दा उठाया और कहा कि यूजीसी का जिस प्रकार से विरोध पूरे देश में हो रहा है, ये एक समुदाय के साथ भेदभाव है, ये स्वर्ण समाज के साथ भेदभाव है, ये जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव है। यूजीसी कानून, इसमें कोई भी सम्मानता नहीं है। बात इसमें इक्विटी की गई है, लेकिन वो झलकियां बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही हैं। एक तरफा कार्रवाई हो सकती है और इसमें कई सारे स्टूडेंट्स का जो करियर है वो तबाह हो सकता है, वो खराब हो सकता है। एक शिकायत पर भी उनकी समस्याओं को सुनकर उस स्वर्ण समाज के व्यक्ति का या उसका जो स्टूडेंट या जो भी वहां पर विद्यार्थी पढ़ता है, उसका करियर दिक्कत में आ सकता है। ये मामला है। दूसरा मामला जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है, वो शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ है, जो माघ मेले में पहुंचे, उन्हें स्नान करने से रोका गया। उसके बाद वो वहीं पर बैठ गए, खाना नहीं खाया और स्नान नहीं किया। ये कहा गया कि भाई पिछले 4-5 दिन से मैंने स्नान नहीं किया और अगर स्नान करने नहीं देंगे तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। इन दो मुद्दों को प्रकाशित करते हुए ये इस्तीफा जो है वो सामने आया था। तो आपको बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर अब शामली अटैच कर दिया गया है और कमिश्नर को मामले की जांच सौंप दी गई है। देर रात शंकराचार्य ने सिटी मजिस्ट्रेट से फोन पर बातचीत भी की है और उनसे ये कहा गया कि पूरा सनातनी समाज आपसे प्रसन्न है। जो पद आपको सरकार ने दिया था, हम उससे बड़ा पद धर्म के क्षेत्र में आपको दिलवाएंगे। अभी जो यूजीसी जो 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नजर है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकता है। आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकले तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इश्यू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी है। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से, मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो CO हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, उनको भी ईमेल के माध्यम से।
नहीं, इसमें अड़े क्यों? तो बहुत सोच समझ के, जब कोई आपका जो हमारा जो माननीय जनप्रतिनिधि जो ब्राह्मण समाज के हैं जब नहीं बोल रहे हैं, तो किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगी। बेटे बेटियों का रेप होगा, विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में शोषण होगा, और तब भी ये जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय जो हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सांसद माननीय एमएलए हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको हाईकमान से जो सीईओ साहब से कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। सर, आपके इस्तीफा के लिए राजनीतिक तौर पर देखा जाने लगा है। आपका विषय है, ये समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अब डिसाइड करना है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस यूजीसी रेगुलेशन को वापस ले, और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके, और माननीय जनप्रतिनिधि जितने ब्राह्मण समाज के तुरंत अपने अपनी जगह से इस्तीफा देकर समाज के साथ आए। सबसे पहला तो मुझे सभी से, माननीय अपने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों एमपी एमएलए से निवेदन है, और जो भी बूथ लेवल या इधर उधर जो कार्यकर्ता है, मेरा उनसे भी अनुरोध है, अब आप इस्तीफा देके अलग हो जाइए। अल्पमत में सरकार, अल्पमत में सामान्य वर्ग अब आपसे अलग हो चुका है। एक और बड़ी खबर है, यूजीसी बिल को लेकर विरोध जारी है। यूपी के लखीमपुर में भी प्रदर्शन हो रहा है और यूजीसी बिल को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध तेज हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा भी सामने आने लगा है। रायबरेली में भी बीजेपी नेता का इस्तीफा सामने आए। हाल ही के दिनों में एक नेता ने इस्तीफा दिया था। बीजेपी किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा सामने आए और यूजीसी अब बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है। भले ही यूजीसी को सामने रखा गया हो और उसके बाद लगातार इसका विरोध हो रहा है। अंदर खाने में बीजेपी में विरोध हो रहा है। कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा भी दिया है। रायबरेली की सलोन सीट से बीजेपी किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट श्याम सुंदर त्रिपाठी ने नई यूजीसी नीतियों से असंतुष्ट जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिर वो अपने कार्यकर्ताओं को बिखरने से कैसे बचाएंगे। जो दावा बीजेपी की तरफ से होता है कि देश की सबसे या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, और बूथ लेवल तक हर छोटे छोटे गांव तक उनके कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन अगर इस्तीफे चलते गए तो बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनती जाएगी। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर इस चुनौती से निपटेगी कैसे, क्योंकि एक के बाद एक बड़े चेहरों के इस्तीफे निकलकर सामने आ रहे हैं। और किसान मोर्चा, जो कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा है, उसके वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर भी है, उन्हीं की इस्तीफे की तस्वीर है। लेकिन अभी की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में कहीं ना कहीं ऑल इज नॉट वेल की पॉलिसी निकलकर सामने आ रही है। रजा अब्बास हमारे साथ है लखनऊ से, हमारे संवाददाता। रजा, आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी में अभी फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मुद्दा है यूजीसी को लेकर, एक के बाद एक लगातार इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं। कैसे इस दिक्कत से या फिर इस अंदर खाने में जो दिक्कतें चल रही हैं उससे डील करती नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान? देखिए, आपको एक बात बता दें, पहली बार पिछले कई वर्षों की सरकार, यानी 15 वर्ष और इधर 10 साल उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी बैक पोजीशन में दिखी है, जहां पे आम लोगों का एक एग्रेशन और गुस्सा निकल रहा है। स्वर्ण समाज का, जिसमें पंडित समाज हो, ठाकुर समाज हो, इन लोगों का संयुक्त रूप से जो पार्टी में सम्मिलित है विधायक सांसद, वो तो इतना मुखर होके नहीं दे रहे हैं। मगर आज एक पहला बयान एक्सक्लूसिव आपको बता दें अपने चैनल पे, प्रतीक भूषण का आया है, जो ब्रज भूषण के बेटे हैं या विधायक हैं गोंडा से। उनका बयान आया है कि आत्म मंथन की जरूरत है संगठन को, बीजेपी को, खासतौर पर ये कानून जो यूजीसी का बनाया है, इसमें स्वर्ण समाज कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर रहा है। और एक उन्होंने इसके पर भी आपत्तियां जताई। कई विधायक सांसदों ने एक्स पे पोस्ट किया है। तो अब संगठन में भी विरोध हो रहा है। कल 11 लोगों ने इस्तीफा दिया, लखनऊ में, फिर लखीमपुर में इस्तीफा हुआ है। फिर खबरें आ रही कानपुर की इकाई यानी जिला स्तर के कई नेता शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा देने वाले हैं। फिर गाजियाबाद, नोएडा, तो ये चलन चल रहा है। यानी खुद भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो पदाधिकारी हैं जिला स्तर पे, वो इस्तीफा दे रहे हैं। फिर सरकार से, बरेली से जो खबर आ रही है, नगर मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया है, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो एक तरह से चारों तरफ से सरकार गिर रही है और कहीं ना कहीं पहली बार जो मैनेजमेंट सिस्टम है बीजेपी का, वो चरमरा गया है। अब देखने वाली बात है कि इस जो फिल गैप हो गया है, इसको किस तरह से भर पाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन रजा, अगर इस्तीफों का की लाइन लग जाएगी तो आने वाले दिनों में तो बहुत बड़ा संकट बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए भी इसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है।
लोग इसको ट्रेंड कर रहे हैं कि यूजीसी गले की फांस बन सकती है बीजेपी के लिए। देखिए शीतल, सबसे बड़ी चीज ये है शंकराचार्य के मुद्दा जो शुरू हुआ प्रयागराज में। आपको बता दें, हमारे चैनल में खबर भी दिखाई थी कि प्रयागराज में किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य गए और उन्होंने जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, जिला एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी क्लास लगाई और उस पर जांच बैठाई कि आखिरकार ऐसी घटना शंकराचार्य के साथ हुई क्यों। हमारा इंडिकेशन किसी भी धर्म गुरु को अपमानित करना नहीं है। उसके बाद विजिट रहना जिला प्रशासन का, वो सवालिया निशान था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की तरह से सिग्नल मिला, जिसकी वजह से केशव प्रसाद मौर्य इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरने गए थे। मगर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति संगठन में भी है और सरकार में भी है। सब अपनी अपनी चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक रूप में भारतीय जनता पार्टी जो कई वर्षों से दिख रही थी वो दिखती हुई नजर नहीं आ रही। खासतौर पर यूजीसी एक तरह से हाइड्रोजन बम कहिए पॉलिटिक्स में, जिस तरह से एग्रेशन स्वर्ण समाज और जो ब्राह्मण समाज है, राजपूत, इस तरह से जो एग्रेशन दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी को होने जा रही है अगर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जल्द इस पे डैमेज कंट्रोल नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया रजा तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहां पर पूर्व कांग्रेस नेता ने अपनी जान को खतरा बताया है। तो ये एक बार फिर से ये बड़ी जो बात है वो निकलकर सामने आई है, जहां पर कांग्रेस नेतृत्व पर शकील अहमद ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी को कहा कि शकील ने जो है वो डरपोक कह दिया। राहुल गांधी को जो है वो बड़ी बात कही गई शकील की तरफ से। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी डरपोक है। पटना मधुबनी के अंदर घर पर हमले की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि उनके घर पर जो यहाँ पर हमला है वो हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व सांसद शकील अहमद ने अपनी जान को खतरा बताते हुए मांग की है कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाए और कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा है, जिसके चलते कि उन पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पूर्व सांसद शकील अहमद के बयान इस वक्त राजनीति की सुर्खियां बनी हुई हैं। पूरे देश में इन बयानों को अलग तरीके से निचोड़कर सामने रखा जा रहा है। शकील अहमद ने अपनी जान को खतरा बताया। उन्होंने कहा कि इन बयानों के बाद मेरी जान को खतरा हो सकता है बिहार में, और उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन पर हमले का आदेश दिया है कि हमला किया जाए, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने बयान में कहा था कि राहुल गांधी डरपोक हैं। उन्हें असहजता होती है जब कोई नेता पार्टी में उभरता है, यानी कहने का मतलब है जो भी नेता उभरता है तो राहुल गांधी उससे डरते हैं कि कहीं वो उभरते हुए आगे न चले जाए। यह असहजता बताई गई थी उनकी तरफ से, और इसी पर यह कहा है कि अब आवास पर हमला हो सकता है। राहुल गांधी को डरपोक कहने के बाद सुर्खियों में आए शकील ने एक्स पर एक व्हाट्सएप चैट भी साझा की है, जिसमें उन्हें नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है। लेकिन अब ये देखना है कि ये सियासी चर्चा सिर्फ चर्चा तक ही रहेगी या वाकई में शकील अहमद के आरोपों में कोई दम है, और अगर दम है तो पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को कैसे देखती है। शकील अहमद जिस जिले में रहते हैं उस जिले का प्रशासन इस पूरे मामले को कैसे टैकल करता है। क्या कोई आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज होती है, आधिकारिक तौर पर कोई कंप्लेंट जाती है या नहीं, ये देखना होगा, या फिर सिर्फ राजनीतिक अटेंशन के लिए इस तरह की बयानबाजी या इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर किए जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, उत्तर पश्चिमी राज्यों में फिर बदला मौसम। राजस्थान के जयपुर में बारिश आज हुई है, और इसके अलावा उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी हो रही है। कई सारे राज्य इस वक्त बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं, और बारिश भी मैदानी इलाकों में हो रही है। मध्य प्रदेश के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी हुई है, और देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में फिर मौसम बदला है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मंगलवार से तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू होने वाला है। राजस्थान के जयपुर में आज सुबह धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई है। बिल्कुल, आपको बता दें मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर समेत 28 ऐसे जिले हैं जहां पर आज और आने वाले कल यानी कि 28 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और कई शहरों के अंदर रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। वहीं यूपी के 14 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। 50 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने के पूरे अंदेशे हैं, जो मौसम विभाग ने कहा है। बिल्कुल, वहीं अगर हम बात करेंगे पहाड़ी क्षेत्रों की, जैसे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है या फिर उत्तराखंड है, वहां पर भारी बारिश के हालात बिगड़े हुए हैं। भारी बर्फबारी के बाद जो हालात है वो बिगड़े हुए हैं। नेशनल हाईवे जो है वो फिलहाल जाम हुए, चाहे हम नेशनल हाईवे 44 की बात करें, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, या फिर बाकी के जो रोड्स हैं
सबसे पहला और सबसे बड़ा विक्टिम जो है वो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग ही नजर आता है। चाहे पूरे भारतवर्ष की बात करेंगे तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बर्फबारी से जनजीवन व्यस्त है, वहीं पर मैदानी इलाकों के अंदर बारिश है। पहले से ही अनुमान जताया गया था कि 20 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक इसी तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पूरे उत्तर भारत को हिट करेंगे और वैसे ही जो प्रेडिक्शन है वो सही साबित हो रही है। 23 जनवरी को भी इसी तरीके की भारी बारिश और बर्फबारी के हालात कई राज्यों के अंदर देखने को मिले और अब आज 27 जनवरी है, यही हालात आज भी एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। हालांकि स्नो क्लियरेंस और बाकी की जो चीज़ें हैं उनको लेकर प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर था, तैनात किए गए थे। सभी डिपार्टमेंट्स मिलजुल कर काम कर रहे हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं ताकि जो लोग जो लोकल्स हैं उन्हें कोई दिक्कत ना पेश आए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर एक तरफ पर्यटकों के लिए ये स्नोफॉल, ये बर्फबारी राहत भरी होती है, लेकिन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती निकलकर सामने आती है। किस तरीके से स्नो क्लियरेंस की जाएगी, किस तरीके के जरूरी सामान लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा ताकि लोगों को कोई शिकायत ना हो, लोगों को कोई दिक्कत ना पेश आए। तो अलग अलग तरीके की मिलीजुली प्रक्रिया जो है वो निकलकर सामने आती है इस बर्फबारी के चलते। बिल्कुल, देखिए तापमान में काफी सिलसिला भी बढ़ा है ऊपरी इलाकों की तरफ, लेकिन सहूलियतें भी बरकरार रखी जा रही हैं, उन सहूलियतों को भी ध्यान रखा जा रहा है। बड़ी खबर है, यूपी में आज बैंकों की हड़ताल देखने को मिल रही है और बैंकों की हड़ताल में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं, नेशनल बैंक इसमें शामिल हैं और हड़ताल में बैंक कर्मी 5 दिन के कार्य सप्ताह की मांग कर रहे हैं। कार्य सप्ताह में 5 दिन की मांग कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का आंदोलन देखने को मिल रहा है जिससे सीधे ग्राहकों पर इसका असर पड़ रहा है और ग्राहकों के कामकाज ठप पड़े हुए हैं। ये बैंकों की हड़ताल से उन तमाम ग्राहकों को जिन्हें बैंक से लेन देन या बैंक में जमा करना या निकालना जो भी प्रक्रिया बैंक में होती है उससे काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वैकल्पिक मार्ग के तौर पर डिजिटली सेवाएं लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल, यूनाइटेड फोरम्स की तरफ से ये हड़ताल का ऐलान किया गया है और 5 दिन के कार्यकाल का ये जो बात है वो उनकी तरफ से रखी गई। जितने भी नेशनल बैंक्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि 7 में से सिर्फ 5 दिन बैंक कर्मी जो है वो बैंक में पहुंचेंगे फिजिकली और वहां पर काम करेंगे। फिलहाल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन ऐलान के बाद सीधे तौर पर असर लोगों पर पड़ रहा है। जो लोकल्स हैं, जिन लोगों को बैंक में जरूरी काम है, उन लोगों पर देखने को मिल रहा है। बिजनेस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ता नजर आएगा। तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश में आज थोड़ा सा वित्तीय संकट जो है वो देखने को मिल सकता है, जिसके चलते कि लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अब देखिए, आज 27 जनवरी है, अब आने वाले कितने दिनों तक ये हड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल आज दिन के लिए हड़ताल का ऐलान किया गया था, वो धरने पर है और उनकी मांग ये है कि 7 में से 5 दिन ही जो तमाम बैंक कर्मी हैं, जो एम्प्लॉयज हैं नेशनल बैंक्स के, वो वहां पर पहुंचे। एक और बड़ी खबर, कोडीन कप सिरप तस्करी में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है और ये कोडीन कप सिरप का मामला जिसमें शुभम जायसवाल का करीब विकास सिंह गिरफ्तार किया गया है। शुभम जायसवाल जो मुख्य तौर पर आरोपी है, आजमगढ़, जौनपुर समेत कई जगहों पर छापेमारी हो रही है और ये बड़ी कार्रवाई एक और कोडीन कप सिरप तस्करी के मामले में शुभम जायसवाल का बहुत करीबी विकास सिंह गिरफ्तार किया गया है। विकास सिंह से पूछताछ हो रही है। इस पूरे नेटवर्क से जुड़ा हुआ हर पहलू खंगाला जा रहा है और विकास से भी बातचीत होगी कि आखिर ये जो नेटवर्क है ये कहां से चल रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, इसको लेकर भी जांच पड़ताल हो रही है। चलिए, न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।